नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुंठा जो है वो व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व पर असर डालती है और वो उस तक ही सीमित नहीं रहती, उसका असर उसके आसपास के लोगों पर भी होता है। कुंठित व्यक्ति जो है नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। उसको हर जगह जो है नकारात्मक चीज़ें दिखती हैं। उसको लगता है हर व्यक्ति जो है उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। उसे लगता है कि हर व्यक्ति उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं। और अगर कुंठित व्यक्ति नेता हो और प्रमुख नेता हो, उसके हाथ में सत्ता की बागडोर भी हो, तो वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक सिर्फ अपने लिए नहीं होता, वो अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए, उन संस्थाओं के लिए जिनका वो नेतृत्व करता है या जो उन पर निर्भर हैं। इसके अलावा आम समाज पर भी उसका असर पड़ता है। लोगों की समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है। सामने कुछ दिखाई नहीं देता, उस व्यक्ति के मन में चीज़ें चल रही होती हैं। वो बहुत सी चीज़ें सच भी होती हैं, बहुत सी चीज़ें को इमेजिन कर लेता है कि ऐसा हो रहा है उसके साथ। और अगर पहले स्थिति बहुत अच्छी रही हो और अब वैसी न रह जाए तो ये कुंठा जो है और ज़्यादा, इसकी भावना और गहरी हो जाती है, इसका भाव और जो है अपना ज़्यादा प्रभाव बढ़ा लेता है। तो मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, सुशासन बाबू की। एक समय कहे जाते थे, क्या उनका व्यक्तित्व था। पिछड़ों में बहुत पढ़े लिखे, बहुत आर्टिकुलेट, बात को सही ढंग से रखने वाले, सिद्धांत पर चलने वाले, जीवन में व्यवहारिकता का पालन करने वाले, सैद्धांतिक सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर बेबाक राय रखने वाले और गठबंधन की राजनीति के कुशल कर्ता, शासन को चलाने की विधा में उनके मुकाबले का बिहार में कई दशकों तक कोई नहीं था उनके पहले। लेकिन ये सब 2013 के बाद से बदल गया। और 2013 के बाद से बदल गया ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि 2013 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के खिलाफ बोलना शुरू किया। उसी मुद्दे पर उन्होंने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया। उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह है कुल उनके व्यक्तित्व में गिरावट। जिस तरह का वो व्यवहार करने लगे, जिस तरह की बातें करने लगे, बड़े बड़े दावे। दरअसल में कुंठित व्यक्ति दावे बहुत बड़े बड़े करता है। अब आपको दो उदाहरण दे रहा हूँ। एक, जब उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था और लालू प्रसाद यादव के साथ फिर मिल गए थे और 2015 में चुनाव जीतकर सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने, तो बिहार विधानसभा के पटल पर वहाँ सदन में बोलते हुए उन्होंने जितना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर, उस चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी उनको, सामान्य उनके स्वभाव में नहीं है वो, उनके मतलब वो नेचुरल नहीं लगते जब वो चिल्लाते हैं ज़ोर से। वो सहज ढंग से मुस्कुराते हुए अपनी बात कहने के कायल रहे हैं। लेकिन वो सब उनसे छूटता जा रहा है। जो भी अच्छा था उनके व्यक्तित्व का, धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा है और इसके लिए उनके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो वो एक बयान उन्होंने दिया था, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। 2013 की बात, सिर्फ 4 साल लगे। 2017 में फिर बीजेपी के साथ थे और जब लालू के साथ थे तो कहा था कि आरएसएस मुक्त भारत बनाना है। फिर आरएसएस वालों के साथ चले गए। अब उनकी मुश्किल ये हो गई है कि वो राजनीति करना चाहते हैं सेकुलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की। देश में जो सेकुलरिस्ट खेमे हैं उनके साथ दिखना चाहते हैं, वहाँ सहज महसूस करते हैं। लेकिन वो सत्ता चाहते हैं बीजेपी के साथ, जिसको वो सेकुलर नहीं मानते। तो सिद्धांत से जब आप इतना बड़ा समझौता करते हैं कि जिस पार्टी को आप सेकुलर नहीं मानते, सत्ता के लिए उसके साथ रहने को तैयार हैं, तो फिर आपके व्यक्तित्व में ये बदलाव आएगा ही। क्या क्या नहीं किया नीतीश कुमार ने कि किस तरह से मुसलमानों को रिझाया जाए। मुसलमान उनके साथ आए,
उनके जीवन की मुझे लगता है, मतलब उन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन मुझे उनकी राजनीति से लगता है सबसे बड़ी तमन्ना थी कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ लालू से टूटकर आ जाएं। ये हुआ नहीं। ये हुआ नहीं तो उनकी पार्टी बिहार में कभी नंबर 1 की पार्टी नहीं बन पाई, जब तक कि बीजेपी ने उनको नंबर 1 बनने नहीं दिया। जब मैं कह रहा हूँ कि बनने नहीं दिया, तो बीजेपी ने उनको ज़्यादा सीटें दी, ज़्यादा सीटें जीतने का मौका दिया, तभी उनकी पार्टी नंबर 1 बन पाई। जैसे ही मामला बराबरी का आया, उनकी पार्टी नीचे चली गई। 2005, 2010 दोनों चुनावों में बीजेपी ने जो है उनको 200 से ज़्यादा सीटें दी। उसका नतीजा ये हुआ कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, जेडीयू। और आप देखिए 2015 में लालू प्रसाद के साथ समझौता किया तो बराबर सीटें बटी, तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी बड़ी हो गई और नीतीश कुमार की जेडीयू छोटी पार्टी हो गई। इस गठबंधन में नंबर 2 की हो गई, उसमें कांग्रेस भी थी, इसलिए तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी। और उसके बाद जब वो लौट कर आए, 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ। ने एक और याद दिला दें, वो 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़े। सुशासन बाबू की उनकी छवि उस समय पीक पर थी, तब सिर्फ 2 सीटें मिली थी 40 में से। उसके बाद 2020 में जब विधानसभा का चुनाव आया तो बीजेपी ने कहा कि अब हमारी संख्या बढ़ गई है, हमारा जो है जनाधार बढ़ गया है, तो पहले वाला समझौता नहीं चलेगा, अब बराबर सीट बटेगी। तो बराबर सीट बटी, तो फिर जो से नंबर 2 हो गए नीतीश बाबू। आप देखिए 15 में भी, 20 में भी। बड़ी पार्टी कब बने? जब बीजेपी ने ज़्यादा सीटें दी, जब बीजेपी का समर्थन हासिल था, तो बड़ी पार्टी बने। तो 2014, 2015, 2020 इन 3 चुनावों में पता चला कि सुशासन बाबू की छवि कुछ भी हो, दावा कुछ भी हो, वो बिहार में नंबर 3 की पार्टी हैं। अपनी पार्टी को कभी इतने लंबे राजनीतिक करियर में नंबर 1 की पार्टी नहीं बना पाए, और अब उनकी पार्टी और नीचे जा रही है। तो उनकी कुंठा क्या है, उनका फ्रस्ट्रेशन क्या है? उनका फ्रस्ट्रेशन ये है, वो दिखाई दिया। मैंने 2 घटनाओं का जिक्र किया था, एक बताया 2013 का, दूसरा अभी 15 मार्च की है, जब विधानसभा में उन्होंने जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर के खिलाफ बोला। और वो ऐसा नहीं है कि किसी तात्कालिक उसमें आकर, भावना में आकर उन्होंने ये दे दिया। ऐसा लगता है कि जैसे वो तैयार बैठे थे इस लड़ाई के लिए। इसलिए कह रहा हूँ कि मामला था लखीसराय का। लखीसराय बिहार का इलाका है जिस विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आते हैं, उनके चुनाव क्षेत्र का मामला है। और ये विधानसभा क्षेत्र ललन सिंह जो जेडीयू के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो नीतीश कुमार के लिए ललन सिंह से, अब वो एक अलग किस्सा है, आपको बताता हूँ। उनको उनका साथ देना और उनको ये बताना कि वो उनके साथ है, ये ज़रूरी था। ये डेमोन्स्ट्रेट करना था, उनको लोगों को दिखाना था। है अंदर, उनसे आश्वासन दिया है, कहा है, बात इतने की नहीं थी। विधानसभा में प्रश्न उठाया गया, लखीसराय में 50 दिनों में 9 हत्याएं हुई हैं। उसके अलावा सरस्वती पूजा का मामला था, जिसमें कुछ प्रोटोकॉल के उल्लंघन में पुलिस ने केस दर्ज किया दबाव डालने पर, और वो भी उसमें गिरफ्तारी की निर्दोष लोगों की। जो दोषी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा के विधायक विजय सरावगी, उन्होंने मामला उठाया और इस पर चर्चा चल रही थी। प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव उसका जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कदम उठाया गया है, उसके बाद ये कदम उठाया जाएगा। तो स्पीकर ने उस पर कहा कि फिर आपका ये बयान पूर्ण न माना जाए, इसे अपूर्ण माना जाए, इस पर फिर से आप जो है जवाब दीजिएगा। नीतीश कुमार अपने चैम्बर में बैठकर विधानसभा में ये पूरी प्रोसीडिंग्स देख रहे थे विधानसभा की। वहाँ से भागते हुए आए सदन में, और उसके बाद जो हुआ, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो देखा होगा जिस तरह से वो चिल्लाए हैं। और सबसे आपत्तिजनक बात जो उन्होंने कही कि विधानसभा स्पीकर के लिए कि आप होते कौन हैं,
उनका कहना था कि विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए था। घटना हुई कहीं पर, उसकी पुलिस जांच कर रही है, जांच की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, तो इसका विधानसभा अध्यक्ष से क्या लेना देना। अब आप देखिए, कहीं घटना हो रही है खासतौर से विधानसभा अध्यक्ष के अपने चुनाव क्षेत्र में, और उस पर वो कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, और उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन नीतीश कुमार तो तय करके बैठे थे कि उनका जो गुस्सा है वो पता चल रहा था कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में और शायद बिहार में भी होगा, एक कहावत है, सौती का रिस कठौती पर। जो लोग उत्तर भारत के नहीं हैं उनको बता दें, सौती यहाँ मतलब है सौत के लिए जो दूसरी पत्नी होती है। उस रिस मतलब उसका गुस्सा, कठौती मतलब काठ का बर्तन होता है जिसमें आटा गूंथा जाता है, कि उससे नाराज़गी है, उसका गुस्सा है, तो वो कठौती जो काठ का बर्तन है उसको उठा के पटक रहे हैं, उस पर जोर जोर से मार। ये नीतीश कुमार ने किया। नाराज़गी उनको बीजेपी से है, नाराज़गी उनको बीजेपी के हाईकमान से, नाराज़गी उनको इस बात की है कि वो इस चुनाव में उनकी पार्टी नंबर 2 की पार्टी हो गई गठबंधन में। भारतीय जनता पार्टी से छोटी पार्टी हो गई, वो बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ गए, और बीजेपी ने कृपा करके उनको मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि बीजेपी के पास भी कोई विकल्प नहीं था। उसको मालूम था कि अगर वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी तो नीतीश कुमार उस समय मना नहीं करेंगे, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा सरकार चलने भी नहीं देंगे। और वो अब भी छोटी पार्टी होते हुए भी उसी तरह से चलाना चाहते हैं सरकार को, बल्कि चला रहे हैं उसी तरह से जिस तरह से वो बड़ी पार्टी होते हुए चलाते थे। वो उनको ये कतई मंजूर ही नहीं है कि बिहार भाजपा कहीं भी रीढ़ की हड्डी अपनी दिखाए, खड़ी हो। वो चाहते हैं कि हर समय बिहार की भाजपा इकाई नतमस्तक हो। पहले वो ऐसा करवा लेते थे। क्यों करवा लेते थे? कि दिल्ली से उनको मदद मिल जाती थी, समर्थन मिल जाता था। अपनी पार्टी को ही बीजेपी के बड़े नेता दबाते थे, अपनी पार्टी के नेताओं को ही दबाते थे और नीतीश कुमार का समर्थन करते थे। अब माहौल बदल चुका है। अब जो 2014 के बाद से की बीजेपी है उसमें तो ऐसा नहीं होने वाला। खास तौर से बड़ी पार्टी होने के बाद पार्टी झुककर बात करे, ये पार्टी को मंजूर नहीं है और नीतीश कुमार को ये नई परिस्थिति मंजूर नहीं है। तो कुंठा का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो छोटी हो गई पार्टी, ऊपर से जिस तरह से उनका हुक्मनामा चलता था, जिस तरह से उनका रौब चलता था कि बिहार में समस्या है, बिहार भाजपा में समस्या है, सरकार में कुछ समस्या है, तो उसका हल वो बिहार में नहीं दिल्ली जाकर लाते थे। और हमेशा बात सही हो, वो उनका पक्ष सही हो या गलत, उन्हीं के पक्ष में फैसला होता था। तो ये उनकी आदत बन गई थी। ये उनको जब 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ गए तो वहाँ भी नहीं मिला। वहाँ भी एक भाव था कि भाई पार्टी तो हम बड़े थे, छोटी पार्टी आपकी थी, लेकिन कृपा करके हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि हम लंबे समय से सत्ता से बाहर थे, हमको सत्ता में आना था। ये लालू प्रसाद यादव आरजेडी का तर्क था। इसीलिए शहाबुद्दीन ने कहा था उनको कि ये कृपा से बने हुए मुख्यमंत्री हैं। तो वो बात उनके मन में कहीं ना कहीं हमेशा कौंधती होगी, कुरेदती होगी उनको, और उनको कोई बीजेपी में ऐसा कहता नहीं है, लेकिन उनको लगता होगा यहाँ भी बीजेपी वाले मानते हैं कि वो कृपा से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन बात इतने तक नहीं है। बात ये है कि नीतीश कुमार करें क्या। सेकुलर खेमे से वो तनखैया घोषित हो चुके हैं, और जो भाजपाई खेमा है उसमें उनकी स्वीकार्यता पहले जैसी नहीं रह गई। एक समय वो प्रधानमंत्री पद के विकल्प के रूप में देखे जाते थे, उम्मीदवार के रूप में देखे जाते थे। सेकुलर पार्टियां जब विकल्प की बात करती थी, विकल्प पे नेतृत्व की बात करती थी, तो नीतीश कुमार का नाम आता था। अब उनका कोई नाम लेवा नहीं है। अब उनसे आगे ममता बनर्जी निकल चुकी हैं, वो राष्ट्रीय विकल्प बनने का दावा पेश कर रही हैं। उनसे आगे अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं, जो एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में भारी बहुमत से सरकार बना चुके हैं। वो भी अब राष्ट्रीय विकल्प बनने का दावा कर रहे हैं, 2024 में चुनौती देंगे मोदी को। राष्ट्रीय विकल्प बनने का दावा केसीआर भी कर रहे हैं, जो गैर भाजपा गैर कांग्रेस जो है गठबंधन बनाना चाहते हैं। इन सब प्रयासों में नीतीश कुमार कहीं नहीं है, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है। तो बीच बीच में वो प्रशांत किशोर को बुला लेते हैं।
वहाँ से फिर खबर चलवाई जाती है कि बड़ी लंबी बात हुई प्रशांत किशोर से, दोनों की मुलाकात हुई, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। फिर धीरे से जो उनके मित्र पत्रकार हैं वो खबर प्लांट करते हैं कि उनका नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चल रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो वामपंथी दल हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, केसीआर हो, ममता बनर्जी हो, एमके स्टालिन हो, जगन रेड्डी हो, इनमें से तमाम जितनी गैर भाजपा पार्टियां हैं सबका नाम ले लीजिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कोई नीतीश कुमार के नाम पर सहमत होगा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, ऐसा दिखाई नहीं देता है। ये कुंठा उस बात की, ये फ्रस्ट्रेशन उस बात का है कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। उपलब्धि के नाम पर इतने सालों की 2005 से बीच में 1.5 साल जो जीतन राम मांझी रहे मुख्यमंत्री, उसको छोड़ दीजिए, तो 2005 से 2022 मतलब 15.5-16 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। उपलब्धि के नाम पर शराबबंदी, जिसमें बदनामी ज़्यादा हुई है उनकी, नेकनामी बहुत कम। सिर्फ इतना हुआ है कि उन्होंने महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए, उसका उद्देश्य यही था कि उनके पति जो है अपनी कमाई शराब में बर्बाद न करें, ये एक अच्छा लक्ष्य था। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई ये कानून बनाने से पहले इसके परिणामों पर आपने विचार किया था क्या? और नीतीश कुमार की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। पॉलिसी लागू किए इतने साल हो गए, तब भी तुरंत जवाब देते नहीं बना, उसके लिए समय मांगा है जवाब देने के लिए। और जितने संशोधन हो चुके हैं और अभी और संशोधन करने पड़ेंगे और किए जा रहे हैं, जिस तरह के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं कि आप बताइए कि किससे शराब खरीदी, तो आपने अगर शराब पी है तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये किस तरह की बात है भाई? इस तरह से कोई कानून प्रभावी होता है क्या? इस तरह से कोई कानून चलता है क्या? लेकिन जो कुछ किया है उन्होंने लखीसराय के मामले में, अब आप देखिए जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी समस्या है। आरसीपी सिंह मंत्री बन गए हैं केंद्र में और ललन सिंह को उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है। अब उन दोनों की आपस की खींचतान है, दोनों के बीच में संतुलन बिठाना उनकी मजबूरी है, तो इसलिए वो समय समय पर अलग अलग तरह के बयान देते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से थोड़ा दूर चले गए हैं और भाजपा की तरफ चले गए। ये बात भी उनको जो है फ्रस्ट्रेट करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ललन सिंह को उन्होंने अध्यक्ष तो बना दिया है पार्टी का, लेकिन ललन सिंह को लगता है कि उन्होंने जिनको जो डिज़र्व करते थे उससे बहुत कम मिला है। तो ये सारे फ्रस्ट्रेशन मिलकर लखीसराय के बहाने बाहर आए सदन में, और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने स्पीकर के साथ किया है वो किसी भी दृष्टि से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। आज तक ऐसा दृश्य किसी स्टेट की विधानसभा में नज़र नहीं आया जब मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर स्पीकर के खिलाफ इस तरह से बोले कि आप होते कौन हैं, इस तरह से सदन चलाइएगा। भाई सदन किस तरह से चलाएंगे ये तो स्पीकर तय करेगा, ये मुख्यमंत्री नहीं तय करता है, कोई और नेता नहीं करता है। विधानसभा में जो है विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि सदन कैसे चलेगा। ये अलग बात है कि सबकी सहमति से, सबकी रजामंदी, सबके सुझाव से चलता है, लेकिन सदन कैसे चलाया जाए ये सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री नहीं पूछ सकते विधानसभा अध्यक्ष से। और जिस तरह की भाषा, जिस तरह का तेवर था उनका, वो लग रहा था कि किसी जो है उनके सामने कोई अपराधी खड़ा है जिसके खिलाफ वो उनका गुस्सा फूट रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई गलती नहीं की थी, उनके खिलाफ कोई आक्षेप, कोई टिप्पणी नहीं की थी। उसके बावजूद तो ये नीतीश कुमार की जो कुंठा है वो कहाँ ले जाएगी? वो ले जा रही है बिहार में मध्यावधि चुनाव की ओर। ये सरकार आप मान कर चलिए कि पूरे 5 साल नहीं चलने वाली है। ये इसके न चलने का कारण एकमात्र होगा और वो होगा नीतीश कुमार की कुंठा, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी जो खीज है, अपने आप से उनकी नाराज़गी जो है कि वो कहाँ अपने को लेकर आ गए हैं, किस परिस्थिति में हैं।
ये सब मिलाकर, चूँकि विधानसभा की स्थिति ऐसी है कि कोई और वैकल्पिक सरकार बनना लगभग असंभव है, तो इसलिए जो है ज़्यादा उम्मीद इसी बात की है कि 2 महीने में होगा, 4 महीने में कि 6 महीने में, ये पता नहीं, लेकिन मध्यावधि चुनाव बिहार में होगा ऐसा निश्चित जान पड़ रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।